नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। समय न्यूज नेटवर्क के दंगल 2017 लखनऊ में आपका स्वागत है। तमाम मुद्दों के साथ आज हम इस बात को समझ में आए हैं कि विधानसभा चुनाव में आखिर लखनऊ सोचता क्या है, लखनऊ की जनता मानती क्या है, और हम यह भी जानना चाहते हैं कि यहां पर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जनता के बीच भेजना चाहती हैं और जनता उन उम्मीदवारों के तहत क्या सोचती है। तमाम तरह की चीजें हैं। हम बात बिजली, पानी, सड़क, रोजगार पर करेंगे, हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे, हम बात युवाओं की करेंगे, महिलाओं की करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे और बात कौशल विकास की भी होगी। तमाम तरह के मुद्दे हैं। चूंकि यह राजधानी है और लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश को देखता है और उत्तर प्रदेश लखनऊ को देखता है और स्वाभाविक तौर पर देश उत्तर प्रदेश को भी देखता है, तो क्या सोचते हैं यहां पे, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दंगल के रंग। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, लखनऊ के इमाम बाड़े में, जो कि लखनऊ की खास पहचान है। 1784 में असफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया था और यहाँ पर एक भूल भुलैया भी है जिसके 124 दरवाजे हैं। कहा जाता है कि पर्यटक इसमें जाते हैं तो खो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि निकलने का रास्ता है। लखनऊ के बारे में अक्सर कुछ पंक्तियां हैं जो कही जाती हैं। ये लखनऊ के सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो। आपको पता है कि मनरेगा के नाम से तमाम राजनेता और राजनीतिक पार्टियों ने वाहवाही लूटी, लेकिन पुराने जमाने को याद कीजिए। लखनऊ में अकाल पड़ा, असफुद्दौला ने इमाम बाड़े का निर्माण सिर्फ इसलिए करवाया कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। शबाब शेर का ये घर, ये अंग्रेजों के अवध पर कब्जा करने के बाद लखनऊ की रेजिडेंसी को अपना अड्डा बनाया गया और यहाँ पर अंग्रेज सिपाही और सैनिकों का ठिकाना रहा। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को जो राइफल और गोली दी, उस गोली को, उस कारतूस को मुंह से काटना था, जिसमें कहा गया कि गाय और सुअर की चर्बी है, जो भारतीय सिपाहियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और अंग्रेज सिपाहियों के खिलाफ क्रांति हुई। अवध क्षेत्र की अपनी एक अलग खास नवाबी खान पान शैली है। इसमें विभिन्न तरह की बिरयानी, कबाब, कोरमा, नाहरी, कुलचे, शीरमाला, जर्दा, रोमाली रोटी और बरकी पराठा है, जो लखनऊ की खास पहचान है। इसके साथ साथ यहाँ पर टुंडे के कबाब भी कम मशहूर नहीं हैं। लोग खास तौर पर देश भर से इसे खाने आते हैं। अवध के कई पटकथा, लेखक और गीतकार हैं, जैसे मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, जावेद अख्तर। लखनऊ प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर का भी शहर रहा है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, उनकी गाई बेहतरीन गजलों में से एक रही। तेरे अंजाम पे रोना आया, वे मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज में, और जहां पर है शर्मा चाय, जो कि फेमस है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगती है और कहा जाता है कि लखनऊ का इतिहास कुआं में और राजनीति चाय की दुकान पर। वोटर कुछ बोलने को राजी नहीं है, किसको वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो 11 मार्च को पता चलेगा। 11 मार्च को बड़ा 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 सोचा समझा उसके बाद। और ये वो चाय की दुकान है जहां पर राजनीति होती है। लेकिन आज शाम को 7 बजे दंगल में हम आपको बताएंगे कि लखनऊ क्या कुछ कहता है। दंगल 2017 हमारा खास कार्यक्रम, और वहां पर विकास की बातें तो होंगी, साथ ही बात यह भी होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति कहती क्या है।
तो सियासी दंगल सज चुका है और इस दंगल के माध्यम से तमाम सारे पहलवान भी आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता यहां पर पहुंच चुकी है। यह एक ऐसी जगह है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्रों को जारी करती हैं और जारी करते हुए वो तमाम लोगों को यह भी बताने की कोशिश करती हैं कि किन बातों के जरिए, किन योजनाओं के जरिए वो उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में पहुंचना चाहती हैं। लेकिन घोषणा पत्र क्या वाकई यथावत लागू होते हैं? यह भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या उत्तर प्रदेश अपनी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए, अपने तमाम चेहरों के जरिए वो संकेत और संदेश इस विधानसभा चुनाव में दे पाएगा? मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे बिजली भी है, मुद्दे पानी है, कानून व्यवस्था है, इसके साथ साथ पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा भी है। लेकिन जब चुनाव आता है तो पार्टियों का यह चाल चरित्र चेहरा सिर्फ व्याख्यानों देने के लिए, भाषण देने के लिए और किताबों के लिए ही होता है, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। चूंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए राजधानी के जरिए आज हम यहां पर एक बड़ी बहस करेंगे, मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तमाम राजनीतिक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। दाएं हाथ पर हम चलेंगे, जितेंद्र त्रिपाठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी सुनील सिंह मेरे बाएं हाथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आजकल साथ साथ ही हैं जो शायन हैदर साहब, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे हम मुद्दों को, बातों को और इस चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीएसपी नेता जितेंद्र त्रिपाठी साहब से मैं समझना चाहता हूं। जितेंद्र जी, चूंकि राजधानी है और राजधानी के जरिए, लखनऊ के जरिए घोषणा पत्र भी स्वाभाविक तौर पर यहीं से जारी होते हैं। अपने घोषणा पत्र में, अपने उपलब्धियों में, अपनी योजनाओं में, और जो आप पहले नहीं कर पाए 2007 में, अब क्या वादा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं लखनऊ की प्रबुद्ध जनता को नमस्कार करना चाहता हूं। ये हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि हम ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे जिसको हम किसी भी हालत में अगले 5 साल में पूरा कर ना पाए। हमारा एक घोषणा वाक्य है जो हम कहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी सारी नीतियां, हमारा सारा विकास, हमारी सारी सोच इसी एक वाक्य में समाई हुई है। हम सबके सुख के लिए काम करेंगे, हम सबके हित के लिए काम करेंगे। हमने और पार्टियों के घोषणा पत्र देखे हैं, घोषणा पत्रों का सिर्फ यहीं डिबेट तक उनका इस्तेमाल होता है, पोस्टर तक उनका इस्तेमाल होता है, और अगले 5 साल में उन घोषणा पत्रों की धज्जियां उड़ जाती हैं। जनता सोचती रहती, क्या सच बात दिखाए थे, क्या हमें वादे किए गए थे, क्या हमारे साथ किया। अल्टीमेटली अंततः जनता के हाथ कुछ नहीं आता है, इसलिए हम घोषणा पत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। चलिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के जरिए हम तमाम तरह की व्याख्या भी करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2007 में आपने जो नहीं किया, अब क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, आपका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, क्या कहें उसे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में अपनी घोषणा पत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। राजनीति में यदि आप अपना विजन, अपना संकल्प, अपनी नीतियां, अपनी नीयत नहीं बताते हैं तो जनता उस पर भरोसा कैसे करे। मुझे लगता है लोकतंत्र की इस परंपरा का निर्वहन होना ही चाहिए, इस परंपरा को कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, और संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी तो हम क्या करके दिखाएंगे, इसका संकल्प लेने का काम किया है। और संकल्प लिया है हमने सबसे पहला कि हमारी सरकार आते ही कैबिनेट में सबसे पहला निर्णय हम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनका, किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। दूसरा निर्णय हमने लेने का किया है कि किसानों को जो भी कर्ज मिलेगा इसके बाद वो बिना ब्याज के मिलेगा हमारी सरकार में, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो उत्तर प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। वो अन्नदाता है, अन्नदाता का पेट नहीं भरेगा तो उत्तर प्रदेश का पेट नहीं भरेगा। हमने उसके बाद तय किया है कि उत्तर प्रदेश में आज जो कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में है, और कानून व्यवस्था जब तक सुधरेगी नहीं तब तक न किसी तरह का निवेश उत्तर प्रदेश में आ सकेगा, न उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे। रोजगार के अवसर नहीं खुलेंगे तो ये युवाओं के जो मुरझाए चेहरे हैं यूं ही मुरझाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नए निवेश आए, फैक्ट्रियां लगे, लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण बने, एक पारदर्शी सरकार बने, जिसकी नीति बिल्कुल साफ हो, जिसकी नीयत बिल्कुल साफ हो, अच्छे ईमानदार अधिकारियों का प्रोत्साहन हो, फॉरेंसिक लैब बनाई जाए, अच्छी जांच एजेंसियों द्वारा जांच का काम किया जाए, और पुलिस में जो आज 1.5 लाख पद खाली हैं वो 1.5 लाख पद आते ही हम तुरंत भरने का काम करेंगे, ये हमने कहा। चलिए, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की बातें हैं, हम इसकी व्याख्या करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर वाकई किसानों का दर्द समझते हैं,
तो आत्महत्या तो पूरे देश के किसान कर रहे हैं और उसके लिए जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार में रहते हुए भी किया जा सकता है। आपसे बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साहब हमारे साथ मौजूद है। चूंकि सरकार में है, जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, जवाबदेही भी सरकार की होती है और सवाल भी इन्हीं से पूछे जाएंगे। आप क्या छूट गया ऐसा जो अब करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि जहां तक सवाल आपने शुरू किया घोषणा पत्र से, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उनको घोषणा पत्र पे भरोसा नहीं है। भरोसा उनको घोषणा पत्र पे नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता पर नहीं है। जहां तक सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र में बदल दिया है। लेकिन जब इनका संकल्प पत्र सामने आया तो पूरा देश जान गया कि वो नकल पत्र था। वो समाजवादी पार्टी के और माननीय अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र की नकल थी। मैं एक चीज कहूंगा कि अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा कि घोषणा पत्र पर उनको यकीन नहीं, वो पोस्टर और दिखावे के होते हैं। मैं कह सकता हूं घोषणा पत्र एक दस्तावेज की तरह होता है। समाजवादी पार्टी ने जो 2012 में उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखा था, 5 साल की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा किया है। अगर आपको भरोसा नहीं है, घोषणा पत्र हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। चलिए, रात दिन चर्चा पढ़ना, होगी, जब कभी अगली चर्चा में मिलना तो आप डिबेट बताना होगी। कि और उसमें कौन सी आपके एक साथी यहाँ चीज पर है मौजूद हैं, जो घोषणा पत्र उनसे में नहीं उनसे पूरी उनसे इन पर बात करेंगे। लेकिन जिशान साहब, आप कौन सा बताएंगे, गठबंधन के पहले वाला या बाद वाला? नहीं, देखिए, गठबंधन से पहले हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं आया था जी। हमारा घोषणा पत्र गठबंधन के बाद ही आया। और जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को जाननी चाहिए, जिसमें कुछ पॉइंट हम आपको बता सकते हैं, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने से लेके, नए कॉलेजेस बनाने से लेके, हॉस्पिटल बनाने से लेके, तो जो हमारे आया है साझा, जो हमारा घोषणा पत्र नहीं आया है, अलग अलग घोषणा पत्र हमारा और समाजवादी पार्टी का आया है। तो जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए हैं, वो वादे जब अगर हमारी सरकार आएगी तो वो वादों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि हम कट कॉपी पेस्ट में बिलीव नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह कि कोई भी घोषणा पत्र उठाया उसको कट कॉपी पेस्ट कर लिया और जब इलेक्शन आए तो वो कह देंगे कि वो जुमला है। चलिए, सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। सरकार में ये है, इनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी भी है, इन्हीं से पूछेंगे। सुनील जी, चूंकि अभी हम लखनऊ में हैं, लखनऊ में कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर प्रदेश पे जाएंगे। लखनऊ में आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें दी हैं जिसका जिक्र किया, जिसकी बातें की, और ये क्या कह सकते हैं कि सरकार आने के बाद लखनऊ को आपने वो स्वरूप दिया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी? मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग जिस संस्कृति और सभ्यता के हैं उसमें नदियों को बहुत महत्व दिया जाता है। नदियों को हम लोग पूजते भी हैं, माँ भी कहते हैं। तो हमने जो लखनऊ में नदी गोमती, जिस पर हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल पीछे है, वो जितनी साफ सुथरी और सुंदर दिख रही है, समाजवादी पार्टी का चेहरा और उसका काम उतना ही साफ सुथरा और है। मैं गिना दूं, क्योंकि 37 नालों का पानी आज भी मिल रहा है। आपका आएगा, कई सौ करोड़ रुपए सरकार जब ने आप खर्च लोगों कर का दिए। आएगा, मैं नहीं बोलूंगा वो पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया, जो हमने खर्च किया वो दिख रहा है। जब आपका नंबर आएगा मैं नहीं बोलूंगा। लखनऊ में मेट्रो आई, लखनऊ में एक्सप्रेसवे आया, लखनऊ में वेदांता जैसा बड़ा हॉस्पिटल आया, लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट, जो पूरे देश को केवल महाराष्ट्र में बंबई जाना पड़ता था, वो आया है। लखनऊ में सीवर के काम हुए हैं, लखनऊ की नालियां ठीक हुई हैं, लखनऊ की सड़कें ठीक हुई हैं। और मैं अपनी एक बात कह के खत्म करूंगा, जो लखनऊ का असली लखनऊ है, पुराना लखनऊ, नवाबों का लखनऊ, जो नवाबों ने बनाया था, देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ, जो नवाबों ने बनाया था, उस लखनऊ को अगर सबसे ज्यादा सुंदर करने का काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव ने किया है। आप लोगों के झूठ बोलने से उत्तर प्रदेश का विकास रुकेगा नहीं। मैं तो चाहता हूं, सुनील साहब बैठिए। एक सवाल आपसे और कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति देश भर में क्या है ये सब जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हर कोई चर्चा करता है। आपने डायल 100 एक योजना लेकर आए जिसे डाइल्यूट करने की कोशिश की, लेकिन जिया उल हक इलाहाबाद में दरोगा की हत्या, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम ऐसे कार्यकर्ता और नेता द्वारा
कई ऐसे पुलिस अधिकारियों की पिटाई, ये तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अभी आपकी पार्टी के चेहरे को, आपके पार्टी के चरित्र को उजागर करते हैं? देखिए, मैं इस पे केवल एक चीज कह सकता हूं कि घटनाएं होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि घटना के बाद कार्रवाई हुई कि नहीं। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी कोई घटना, इतने साथी यहां बैठे हैं और साथ में खड़े हैं, कोई भी नहीं गिना सकता कि अगर घटना हुई हो और सरकार ने उस पर कार्रवाई न किया हो, पुलिस ने उस पर कार्रवाई न की। जवाब। अरुण कुमार वर्मा, समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के विधायक, जहां से उन्होंने प्रचार अभियान शुरू किया अखिलेश यादव जी ने, बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला की हत्या हो जाती है और ये कहते हैं कार्रवाई करते हैं। आज ही लखनऊ, आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है, आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अतीक अहमद पर 84 मुकदमे थे और 84 मुकदमों में एक जमानत के बाद लगातार दूसरी बार जमानत मिलती रही। जमानत क्यों नहीं खारिज कराई गई, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। एक बार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दर्जनों आदेश में जितेंद्र जी, आपने कई मुद्दों के जरिए यह बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का चरित्र क्या है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दिए हैं तो वो आपकी पार्टी ने दिए हैं 25%। जवाब। मनोज जी, मेरा एक निवेदन है, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। एक निवेदन है, एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर दोहरा चरित्र कैसे? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं मनोज जी, आप जब यह आरोप जिम्मेदारी से लगाते हैं, जिम्मेदार पत्रकार के नाते, तो एडीआर की उस रिपोर्ट की गंभीरता को बताना चाहिए। बताइए, मुकदमे किस किस प्रकृति के हैं, जिनके मुकदमे कहां दाखिल किए गए हैं, जिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जितेंद्र जी, अपराधी की परिभाषा कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक तय नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो तो आईपीसी की धारा तय कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर कोई गंभीर प्रकृति का मुकदमा नहीं है। रेप के आरोपी, मैं बता सकता हूं। देखिए, जब पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत वो मुकदमे जो समाज के खिलाफ हो, अगर इंडियन पैनल कोड को आप देखें, अब मैं केशव प्रसाद मौर्य जी के, जब आप कहेंगे आपराधिक पृष्ठभूमि पर, आपकी परिभाषा क्या है अपराध को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा क्या हम जानना चाहते हैं? बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, मूलभूत समस्याओं के लिए अगर लड़ते हुए मुकदमे लगते हैं तो वो तमगे हैं हमारे लिए, और हम ऐसे मुकदमे झेलने के लिए तैयार। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, सुनिए जी, नहीं रवि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एडीआर ने जो अपनी व्याख्या की है, क्या उसमें सारे लोगों पर इसी तरह के मुकदमे हैं? जवाब। नहीं, मुझसे पूछ जी, आप ही से। एडीआर का काम केवल शपथ पत्रों के आधार पर जो संकलित अपराध हैं उनकी संख्या बताना है, उनमें अपराध किस प्रकृति का है। अगर मैंने कभी कानून व्यवस्था के खिलाफ मुकदमा लड़ी है तो मुकदमा इस सरकार ने दर्ज कराया है। यह सरकार रविंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद है राज्यसभा के, नरेंद्र कश्यप साहब, बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, आपने उन्हें पार्टी में ले लिया, उनके ऊपर कौन सा आरोप है आप बताइए? आप व्याख्या कर रहे हैं अपराध, किसने पूछा आपसे? आप लोगों में से बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते हैं, और मुझे लगता है पत्रकार बिरादरी के लोग बेहतर ढंग से जानते हैं जी कि पत्रकारों पर भी मुकदमे इस सरकार में लगे हैं, और इससे पिछली वाली सरकार ने पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया था। इसलिए सरकारें पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर काम करती है। नरेंद्र कश्यप जी पर जो मुकदमा था, वो मुकदमा दहेज उत्पीड़न के तमाम झूठे मुकदमों की तरह का मुकदमा था। उस मुकदमे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं थी, वो मुकदमा पूरी तरह से झूठा। सबसे पहले यहां जो लखनऊ के सभी सम्मानित साथी हैं, मुझे लगता है कि पूरा देश हमको आपको देख रहा है। लखनऊ की अपनी संस्कृति और सभ्यता है, कम से कम उसको हम चैनल के माध्यम से इस जो डिबेट चल रही है, इसको स्वस्थ डिबेट चालू करें। जी बताएं। मैं हमारे बहुत सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है किस तरीके के मुकदमे थे। मैं आपसे और इस चैनल के माध्यम से केवल जानना चाहता हूं कि क्या लूट के मुकदमे जिस पर हैं, जिस पर हत्या के मुकदमे चले, जिस पे दंगा कराने के मुकदमे चले, जिस पर लड़कियों के जासूसी कराने के मुकदमे चले, जिस पे अपहरण कराने के मुकदमे चले, वो क्या संत थे? और पर मुकदमा गैंगस्टर का रहा, गैंगस्टर के मुकदमा पर प्रशासन आपके
राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप छात्र राजनीति से आए मैं हैं। आपके आप राष्ट्रीय स्वयं दूर की बात है, की बात कर रहा हूं। वो दूर की बात है, वो दूर की बात है। उत्तर प्रदेश पे आइए, आप गुजरात का छोड़िए, देश का छोड़िए, यूपी पे आइए, उत्तर प्रदेश पे आइए, यूपी पे आइए, यूपी पे आइए। मैंने ये कई क्योंकि बार आरोप कहा, आपके ऊपर आपकी सरकार पर लगा है कि आपकी सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज करा मैं कह रहा हूं जी हम लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का यह बयान आया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गुंडों को उल्टा करके टांगेंगे, तो हम लोगों ने उसी दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल उत्तर प्रदेश में नौजवान गुंडा दिखाई देता है। आज हरदोई में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काम नहीं बोल रहा है, 1,125 करोड़ लोग बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं उन 125 लोगों में क्या उत्तर प्रदेश नहीं है? और अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश खराब है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है उत्तर प्रदेश नकारा है, तो आप भाषण बताइए पे आ गए। गुजरात से चल मैंने के आंकड़ों के जरिए आपको कहानी समझने गुजरात की से कोशिश चल की, के आप उत्तर भाषण दे रहे प्रदेश हैं। क्यों आना पड़ा? जीतन जी, आप उत्तर प्रदेश क्यों आए? जीतन जी, भैया एक मिनट, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, एक सरकार जब चुन के आती है और जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो अब नो 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 अखिलेश, बहुत है झगड़ा, बहुत कलेश, नो 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 अखिलेश, नो अखिलेश, ऐसा नहीं होगा। देखिए सुनिए भाइयों, सुनिए सुनिए सुनिए, चुनावी सभा नहीं है, जो चुनावी सभा नहीं है, यहाँ ना तो मोदी जी सुन रहे हैं ना यहाँ अखिलेश सुन रहे हैं। हाँ, वो टीवी पर देख जरूर रहे होंगे, देख जरूर रहे होंगे। इत्मीनान रखिए, युवा में जोश है, इत्मीनान रखिए। बताएं त्रिपाठी जी, भाइयों बताएं। ये जिस भी पार्टी के लोग हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, आप जनता जनार्दन हैं, लेकिन डिबेट का मजा, डिबेट का स्तर तब रहेगा जब हम लोग की आप बात सुने, आप अपना अरे कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, वो जनता जब को उनका संबोधित नंबर मत कीजिए, मुद्दों को संबोधित जब उनका कीजिए। नंबर जितेंद्र आएगा जी, तो उनसे पूछिएगा। जितेंद्र जी, आप बताइए, अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई सरकार चुन के आती है, जनता का जब समर्थन होता है, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा। जनता का जब समर्थन होता है तब एक सरकार चुन के आती है, वो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। और जनता ने चुना इस बार 2012 में अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को चुना। सुनते लीजिए, तो उनकी यह जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश की देखभाल करते, सुनिए इनको, पूरे प्रदेश की देखभाल करते, सारे परिवारों की देखभाल करते, पूरे प्रदेश की उन्नति, विकास और खुशहाली की देखभाल करते, उसका ध्यान रखते। इन्होंने क्या किया? जितना विकास कराया सिर्फ एक सफाई में कराया है, और पूरे एक परिवार का विकास कराया है, सिर्फ एक परिवार का। और इसी परिवार का, सुनिए मेरी बात, जिशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिशान मेरे साथ मौजूद है। जिशान, मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, पहले तो बेहाल दिखाई देता था, अब ये हाल पसंद है, ये साथ पसंद है। जो आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं ईमानदारी से? होता क्या? एक मिनट, सुन लो भैया, सुन लो भैया, सुन लो। बीजेपी वाले किसी को सुनने के, अरे सुन लो भैया बीजेपी वालों। जिशान जी बताइए अपनी बात। सर देखिए, हमें लगता है कि जिस तरह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ और जुमले बेचते हैं, उनको रोकने के लिए कई बार साथ आना पड़ता है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए साथ आना पड़ता है। हमें लगता है जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और जुमले बेच के जनता को ठगा था, उसको रोकने के लिए साथ आना पड़ा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को ये गठबंधन रोक के रहेगा। और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने नेता भी नहीं है। लखनऊ शहर में चुनाव लड़ा, यहां भी 3-3 मांगे के नेता हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने खास एक तरकीब का इस्तेमाल किया है कि तमाम दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम तमाम मुद्दों के साथ एक बार फिर वापस आए हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने क्या कुछ किया है, और अगर वर्तमान सरकार ने नहीं किया तो विपक्ष किन मुद्दों के जरिए, किन तर्कों के जरिए यह बताने की कोशिश किया है कि यह ऐसे नहीं किया है। तमाम सारी चीजें हैं, आईटी सिटी है, मेट्रो है, स्टेडियम है, रिवर फ्रंट है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, और यही कहते हैं अखिलेश यादव कि विकास बोलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या जो बातें अखिलेश यादव, उनकी सरकार या उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, उनसे इत्तेफाक आप क्यों नहीं कहते, और आपने पहले क्या कर लिया और भविष्य में क्या करेंगे? देखिए, शहीद स्मारक पे शहीदों को साक्षी मान करके मैं आज इनसे, सुनील सिंह साजन जी हैं, मंत्री हैं, इनसे आज पूछना चाहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक भी प्रोजेक्ट वो पूरा हुआ है क्या जिसकी आप दावा करते हैं? आप आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है इस बारे में कि आप जिन कार्यक्रम, जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं, उसकी उपलब्धि का श्रेय कैसे ले सकते हैं? क्या आप लोगों में से बैठे किसी व्यक्ति ने मेट्रो में यात्रा की है क्या एक्सप्रेस वे अब भी पूरा हो गया है क्या? अब भी एक्सप्रेस वे अधूरा है क्या? रिवर फ्रंट का काम पूरा हो गया है क्या? रिवर फ्रंट अब भी अधूरा है। देखिए, अधूरे कार्यक्रमों का श्रेय आप लेने का काम मत करें। आपने जो काम इनिशिएट किए हैं, आप इनिशिएट करने के लिए कहिए कि हाँ हमने इनिशिएट किए हैं, लेकिन जो काम पूरे नहीं हुए हैं उनका श्रेय लेने का काम मत करिए। आपने उत्तर प्रदेश को जवाहर बाग दिया है, आपने उत्तर प्रदेश को 300 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं दी हैं, आपने उत्तर प्रदेश को 1400 से ज्यादा पुलिस वालों को पिटते हुए देखा है, आपने उत्तर प्रदेश में 1 लाख विद्यालयों में अब तक फर्नीचर नहीं है। यह सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सच्चाई है अब तक कि शिक्षकों के 2.5 लाख पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश की सच्चाई है अब तक कि 1.5 लाख पुलिस के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश की सच्चाई है कि भर्ती के लिए जो भर्ती आयोग बने हैं, वो भर्ती आयोग के अध्यक्ष सुनील जी, हाईकोर्ट के द्वारा अगर हटाए ये गए आरोप हैं। सही है तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि विकास बोलता है? देखिए, जहां तक सवाल यह है कि काम हुआ है या नहीं हुआ, यह उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। और मुझे लगता है कि किसी के कह देने से कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो यह कह सकता हूं कि घोषणा पत्र में नहीं था कि हम लखनऊ में मेट्रो बनाएंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो बनाई, मेट्रो चला के दिखाई। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हमने लखनऊ मेट्रो चला के दिखा दी। आप कम से कम बुलेट ट्रेन कागज पे ला के दिखा दो। जहां तक सवाल आपने कहा कि स्कूलों में भी फर्नीचर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय तब बने जब अखिलेश यादव जी ने शपथ ली, उससे पहले बने थे, फर्नीचर नहीं थे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है, और अब की घोषणा पत्र में हम लोगों ने रखा है कि हम फर्नीचर देंगे, बच्चों के 1 किलो घी देंगे, पाउडर का हम दूध देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने यह भी कहा था कि 2014 से पहले के सभी को लैपटॉप मिलेंगे, लेकिन 2014 के बाद सिर्फ आपने कहा मेधावी को मिलेंगे। हमने कहा था, आपने कहा कि हाई स्कूल पास सभी के लोगों को टैबलेट मिलेंगे। हमने कहा था जी। कि उत्तर प्रदेश में क्या जो हुआ? गरीब पिछड़े नौजवान हैं, जिनके पिता भी खेती करते हैं, उतना सक्षम नहीं है कि वो लैपटॉप ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 लाख कुछ हजार लैपटॉप गांव गरीब किसानों के बेटों को दिया है। उसमें कोई जाति, कोई धर्म नहीं। मैं ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो तो करके दिखा दिया। आप 2.5 साल से अधिक सरकार में हैं और 80 में से 73 सांसद लेके गए हैं। आप बताइए, एक काम आपने किया? का काम केवल हुआ है। 50 लाख गैस चूल्हा और गैस कनेक्शन उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं के घर में आज पहुंचा है। जितेंद्र जी, अभी घोषणा पत्र की बात कर रहे थे माननीय सुनील साजन जी, और बड़ा उसको पवित्र डॉक्यूमेंट मान रहे थे, बड़ा पवित्र दस्तावेज मान रहे थे। 2012 में आपके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को साड़ी और कंबल बांटे जाएंगे, बट गए। आजम खान जी का एक विभाग है, नहीं अभी हम पूछ रहे हैं आपसे, बताएं। आजम खान जी का एक विभाग है। अरे रुकिए यार, रुकिए, आराम से बैठिए। आजम खान जी, आराम से बैठिए। आप मत बहस करिए, हैं आपके नेता। अगर उनको आप इस काबिल नहीं समझते तो आप आ जाइए। जितेंद्र जी हाँ, बताएं। बताएंगे जी। आजम खान जी के पास एक विभाग है जल निगम।
जिसकी एक निर्माण संस्था है कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, जो बिल्डिंगें बनाती है। आजम खान जी ने पैसा इकट्ठा करके इस तरह के साड़ी और कंबल रखने के लिए 50 गोदाम बनवा दिए। आज के दिन वो गोदाम खाली है। वो गोदाम किस काम के हैं? वहां गाय भैंस चल रही हैं। इनकी साड़ी और कंबल कहां गए? इसीलिए मैं कहता हूं कि घोषणा पत्र पे हवाई वादे जवाब और झूठे वादों पे हम तो जवाब विश्वास ठीक है, है। जवाब ले। मैं आपने जितने सम्मान से सवाल किया उतने सम्मान से जवाब दे नहीं, रहा हूं। सम्मान पूरा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोदामों में गाय और भैंस नहीं चरा करती, वो खेतों और मैदान में चरती। आराम करती हैं। जहां तक दूसरा सवाल आपका, जहां तक दूसरा सवाल था, पहला सवाल इनका क्या था? पहला साड़ी और साड़ी कंबल। का, राहुल जी साड़ी का बोलते थे, पहला आज सपा भी सवाल बोल रही था। है। सपा भी बोल रहे हैं। राहुल जी सवाल भूलते थे, आज सपा भी भूल गई। मैं ये कह दोस्ती दूं का कि असर माननीय है। मुख्यमंत्री ये जी दोस्ती का असर ने है। कई बार दूसरा खेतों अपने में आपने कार्यक्रमों में हरियाली छोड़ी कहां? अपने कार्यक्रमों में स्वीकार किया कि अगर हमने जो साड़ी देने का वादा किया था, अगर हम अपनी पसंद की साड़ी दे देते तो आप लोग भी कहते किस तरीके के दे रहे हैं, पहनने वालों को अच्छा लगता कि नहीं। उन्होंने फैसला किया हम 500 रुपए समाजवादी पेंशन देंगे। वो चाहे अपनी बेटी को पढ़ा ले, चाहे साड़ी ले ले, या घर का दूसरा कोई काम कर ले, गरीबी के लिए 500 रुपए बहुत होता है। दूसरा झूठ। लेकिन पड़ोसी बोलते हैं, लेकिन आपका जो गठबंधन चल रहा है चूंकि ना, समाजवाद की बात उत्तर की, प्रदेश समाजवादी होने की बात आप भी की, करते रहे हैं। जितेंद्र साहब। भी चला है इनसे। जितेंद्र जी, चूंकि समाजवाद की बात कही, समाजवादी होने की बात की, तो मैं लोहिया की एक बात बताता हूं। लोहिया कहते थे कि या तो युवाओं को रोजगार दो या फिर बेरोजगारी भत्ता दो। क्या आपने बेरोजगारी भत्ता दिया 2014 के बाद? 2014 के बाद हाँ, हमने 2012 में जब सरकार आई तो 12 में दिया, 13 में दिया, और 14 के बाद 14 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी। 2 साल के बाद हमने संकल्प लिया है कि अब बेरोजगारों को केवल बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, अब रोजगार देंगे। कितने तो युवाओं को रोजगार पर दिया? हमने काम किया है, रोजगार पे काम किया है। कितने युवाओं को रोजगार मिला? रोजगार कितने युवाओं को मिला? क्या उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार मिल चुका है? और अगर मिल गया है तो फिर बेरोजगारी भत्ता आपने बंद किया है, वो ठीक किया, क्या मिला? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना जी। मुझे लगता है कि जितने बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को रोजगार दिए हैं, उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले गए हैं, वो छोटे रोजगार हों या बड़े रोजगार हों, मुझे लगता है उसी का कारण है कि आज जब हम लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो दूसरे प्रदेश के लोग ये मानने को तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ है, उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ है, और उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। जिशान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब गठबंधन नहीं हुआ था, हाईकोर्ट ने किए हैं। जिशान, आपके तमाम भर्ती आयोगों में हाईकोर्ट ने बदलाव किए। सारी भर्ती आयोगों के अध्यक्ष हटाए गए हैं। जिशान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब गठबंधन नहीं हुआ था तो आपने यूपी को बेहाल कह दिया। चूंकि आपका हाल खराब था, इसलिए आपने अब बेहतर गठबंधन तलाश लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस किन मुद्दों के जरिए, किन बातों के जरिए गठबंधन में गई, और क्या उसे अपने आप पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती तो कहीं वो इस समर में, इस युद्ध में अपने आप को खड़ा पाती? देखिए हमें जो है भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से डर था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झूठ बोल बोल के जिस आज संकल्प पत्र की बात करते हैं, आप देखिए उन्होंने क्या कहा था। 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी ने कहा था, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन विदेशों से लेके आएंगे, जीएसटी का विरोध किया था। आज एक भी मुद्दा, एक भी वादा पूरा किया। और तो और छोड़िए, आज पूरे देश की जनता को लाइनों में लगा दिया, सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया। तो उनके झूठ से देखिए, इस देश की जनता बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही भोली भाली जनता है, और मोदी जी के उन बातों में भाइयों और बहनों कर करके जिस तरह उन्होंने बेवकूफ बनाया था, उससे ना बेवकूफ बने, उसको रोकने के लिए हमने ये गठबंधन किया। देखिए आपके 12 पहले एक बात तो मेरी आपत्ति, एक आपत्ति मनोज जी मेरी है जी, बताएं कि जब आप अब पैनल डिस्कशन रखते हैं तो कम से कम गठबंधन से एक व्यक्ति रखा करिए, दोनों की बातों में रिपीटेशन होता है। दूसरी बात आपकी बात कह लेता हूं, आप कह लीजिएगा। गठबंधन में
इस पैनल में ये भी सवाल तो पूछा जा रहा है, इस पैनल में ये भी सवाल तो पूछा जा रहा है कि 27 साल तक आपको यूपी में हाल लगा, अचानक ये हाल कैसे अच्छा लगा? एक व्यक्ति आवे जिसकी बातें ज्यादा आती हैं, वरना हमें मौका ज्यादा दीजिए। इनके दोनों लोगों के आरोप मायावती जी देखिए, इन्होंने कहा कि हमने रोजगार देने के लिए कहा था। 27 लाख युवाओं को हमने 44,000 करोड़ रुपए से मुद्रा बैंक योजना के तहत लोन देने का काम किया है, और हमने कहा कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। 27 लाख लोगों ने अगर 44,000 करोड़ से रोजगार पाया है, तो 10-10 लोगों को यदि रोजगार दिया तो 2 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार केवल पहले वर्ष में देने का काम हमने किया। इसलिए ये आरोप इनके झूठे हैं। 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले कांग्रेस पार्टी में जवाब है कि हमसे जवाब मांगे। दूसरी बात, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जवाबदेही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है। 2019 में चुनाव होगा तो हम नरेंद्र मोदी की जवाबदेही को पूरा करेंगे। जवाबदेही की बात चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उत्तर प्रदेश के सियासी आंकड़ों को समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के सत्ता के सियासी आंकड़े क्या कहते हैं, गौर से, उसके बाद चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर एसपी का दबदबा रहा, तो बीजेपी और कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह ने बम्पर वोटों के साथ यहां जीत दर्ज की। अब बात 2012 की विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव के वोट गणित की। मलियाबाद सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में एसपी को 31% तो लोकसभा में 24% वोट मिले। बीएसपी को 26% और लोकसभा में 22% वोट मिले। कांग्रेस को 3% और 2% वोट मिले। वहीं बीजेपी को 46% वोट लोकसभा में मिले। बख्शी का तालाब सीट पर विधानसभा में एसपी को 37% तो लोकसभा में 20% वोट मिले। बीएसपी को 36 और 26% वोट मिले। कांग्रेस को यहां 12 और 6% वोट मिले। बीजेपी को 4 और 44% वोट मिले। सरोजनी नगर सीट पर एसपी को विधानसभा में 29% वोट मिले। लोकसभा में पार्टी को 15% वोट मिले। बीएसपी को 25% और 28% वोट मिले। बीजेपी को 13 और 50% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को लोकसभा में 8% वोट मिले। लखनऊ पश्चिम सीट पर विधानसभा चुनाव में एसपी को 29% वोट मिले। लोकसभा में 5% वोट मिले। बीजेपी को 25 और 49% वोट मिले। कांग्रेस को 21 और 32% वोट मिले। बीएसपी को 16 और 6% वोट मिले। लखनऊ उत्तर सीट पर विधानसभा में एसपी को 28% और लोकसभा में 7% वोट मिले। कांग्रेस को 27% और 26% वोट मिले। बीजेपी को यहां 27% और 55% वोट मिले। बीएसपी को 13% और 6% वोट मिले। लखनऊ पूर्व सीट पर विधानसभा में बीजेपी को 36% और लोकसभा में 64% वोट मिले। एसपी को 25% और 4% वोट मिले। कांग्रेस को 19 और 20% वोट मिले। बीएसपी को 15 और 6% वोट मिले। लखनऊ सेंट्रल सीट पर एसपी को 37% और लोकसभा में 5% वोट मिले। बीजेपी को 24 और 47% वोट मिले। कांग्रेस को यहां 21 और 37% वोट मिले। बीएसपी को 14 और 5% वोट मिले। लखनऊ कैंट सीट पर विधानसभा में कांग्रेस को 39% और लोकसभा में 27%। बीजेपी को 25 और 55%, बीएसपी को 18 और 7%, एसपी को 14 और 5% वोट मिले। मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर एसपी को 33% और लोकसभा में 22% वोट मिले। बीएसपी को 22 और 34% वोट मिले। कांग्रेस को यहां 7 और 5% वोट मिले। बीजेपी को लोकसभा में 33% वोट मिले। आइए अब देख लेते हैं 2017 के चुनावी दंगल में कौन कौन से दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं। मलियाबाद सीट पर एसपी से राजबाला, बीएसपी से सत्या कुमार गौतम और बीजेपी से जयदेवी उम्मीदवार हैं। बख्शी का तालाब सीट पर एसपी से गोमती यादव, बीएसपी से नकुल दुबे और बीजेपी से अविनाश त्रिवेदी उम्मीदवार हैं। सरोजनगर सीट पर एसपी के अनुराग यादव इलियास, बीएसपी से शिवशंकर और बीजेपी से स्वाति सिंह मैदान में हैं।
लखनऊ पश्चिमी सीट पर एसपी के मौजूदा विधायक मोहम्मद रेहान तो बीजेपी के सुरेश कुमार श्रीवास्तव और बीएसपी से अरमान खान पहली बार दंगल में हैं। लखनऊ उत्तरी सीट पर एसपी से मौजूदा विधायक अभिषेक मिश्रा, बीजेपी से नीरज बोरा और बीएसपी से अजय कुमार श्रीवास्तव ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ पूर्व सीट पर बीजेपी से आशुतोष टंडन, कांग्रेस से अनुराग सिंह तो बीएसपी से सरोज कुमार शुक्ला भाग्य आजमा रहे हैं। लखनऊ सेंट्रल सीट पर एसपी से मौजूदा विधायक रविदास मेहरोत्रा तो कांग्रेस से अब्दुल मरूफ खान, बीजेपी से ब्रजेश पाठक और बीएसपी से राजीव श्रीवास्तव मैदान में हैं। लखनऊ कैंट से बीजेपी से रीता बहुगुणा, बीएसपी से योगेश दीक्षित और एसपी से अपर्णा यादव चुनावी दंगल में हैं। मोहनलालगंज सीट पर एसपी से अमरीश सिंह पुष्कर, बीएसपी से राम बहादुर भाग्य आजमा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। असल में चर्चा में हम तमाम सारी चीजें तो निकल कर आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं है और कांग्रेस भी लंबे समय से सत्ता में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही है और समाजवादी पार्टी सत्ता में है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं से जवाबदेही पूछ रही है, ये पूछने की कोशिश कर रही कि आपने क्या किया। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी पूछ रहे हैं, लेकिन त्रिपाठी साहब से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, मेरा एक सवाल उनसे यह है कि लखनऊ के आसपास रिंग रोड बनना थी। देश के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो कई बार पूजन भी कर चुके हैं, वो अभी तक क्यों नहीं बन पाई? वो तो केंद्र को ही बनाना है, केंद्र की ही योजना है, वो तो आप ही के जिम्मे है। 3 साल आपकी सरकार को हो गए, अच्छे दिन आ गए। मनोज जी, एक बात तो पहले मुझे कहना है, ये विधानसभा का चुनाव है जी। विधानसभा के चुनाव में जवाबदेही मुख्यमंत्री की और उत्तर प्रदेश की सरकार की होती है। आप बार बार इसको, अरे हम बताएंगे ना 19 में हमारी जवाबदेही का हम जवाब देंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने अगर किसान पथ की बात की है तो मैं किसान पथ के संदर्भ में इतना स्पष्ट कर दूं कि किसान पथ हमें तो कोई जल्दबाजी में ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं बनाना है जिसको बनाने वाले नवनीत सहगल, उसकी सुपरविजन करने वाले पहले ही दिन, उद्घाटन के दिन ही घायल होकर के मेदांता पहुंच गए। हम ऐसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बनाने वाले हैं। हम जो भी बनाएंगे वो ठोक बजा करके स्थायी बनाएंगे जी। चलिए मैंने मान लिया आपका कहना है कि 2019 में बात करेंगे, लेकिन गंगा तो उत्तर प्रदेश में ही बहती है। क्या गंगा साफ हो गई? गंगा को मंत्रालय बनाया, गंगा को साफ करने के लिए जितने प्रयास थे, गंगा को साफ करने के लिए जितने प्रयास इस पिछले 2.5 वर्ष में हुए हैं, आजादी के बाद अब तक नहीं हुए। प्रयास शब्द बड़ा खतरनाक है। ये प्रयास शब्द जनता के लिए बड़ा खतरनाक है और हर राजनीतिक दल 5 साल पूरा होने के बाद वो कहता है कि मैंने बड़ी ईमानदारी से प्रयास किए। सुनिए जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो सच में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं साथी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्वीकार किया कि हम 19 में जवाब देंगे। 19 से पहले हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि जब आप अपने नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिलें, आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिलें, तो उनसे जरूर कहिएगा, हे प्रभु पूजन मत करो, ये देश गुमराह हो जाता है। क्योंकि भाषणों में सपने दिखाते, फिर आप नारियल तोड़ के सपने दिखा देते हैं, तो ये देश और प्रदेश सपने देखने लगता है। मैं इनकी स्पीड और इनकी गति की एक उदाहरण दूंगा। जब आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूजन किया था, शायद उसी के आगे पीछे ही माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया था। वो बनकर के तैयार हो गया। उस पर हमारे देश के मैं बता देता हूं। अरे उस पर
उस पर 304 किलोमीटर सड़क, उस पर 304 किलोमीटर ये क्लेम करते अगर हैं। हम कितना हुआ, हम कह रहे हैं सुनेंगे। 1000 किलोमीटर, अरे भाई हम आपकी 10,000 सुनते हैं। किलोमीटर हर वर्ष बनाने का काम अरे केंद्र हम- सरकार करती है भाई ये कमिटमेंट हमारा है। हम आपकी सुनते हैं। कितना हुआ? अरे 10,000 किलोमीटर अरे हर भाई, वर्ष सड़क बनाने का मैं काम आपकी नेशनल हाईवे सुन रहा अथॉरिटी ऑफ हूं। इंडिया कर रही है। मैं आपकी 304 किलोमीटर नहीं पे बना आपका है। परेशान है। जहां प्लेन उतरा उतना ही बना है। राकेश जी, अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण अच्छा, जब मैं सुन रहा हूं, राकेश जी, मैं केवल राकेश जी, एक- राकेश एक जी, चीज- सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी, राकेश जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हर साल कितने हजार किलोमीटर सड़क 10,000 बनाएंगे? किलोमीटर सड़क हर वर्ष नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार बना रही है। ये राकेश जी, एक मिनट, सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी, CAG सुनिए चेक जी, कर सकता है। राकेश जी, आपके चीफ राकेश जाने जी, से कुछ समर्थन 40 होते। किलोमीटर, राकेश जी, राकेश जी 40 किलोमीटर हर दिन के हिसाब से सड़क बनाने के लिए आपका प्रयास है, जो कि आप नहीं बना पा रहे हो। नितिन गडकरी साहब ने खुद मुझसे साक्षात्कार में ये बात कही है। हम प्रयास कर रहे हैं, और अगर एक दिन में आप जिम्मेदार अगर पत्रकार एक दिन हैं, में आप बता 40 दीजिए। किलोमीटर ही आप बता बनाते दीजिए हैं कि तो साल में कितने हुए? यूपीए शासनकाल में, यूपीए शासनकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 73 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी। आज 133 किलोमीटर पर डे सड़क बना करके ले जाने का काम हमने किया है। और उदाहरण आंखों से देखा हुआ, लखनऊ से कानपुर जाने में जितना समय लगता था, राकेश जी, कानपुर से राकेश केवल जी, गंगा बैराज पार करने में राकेश उतना जी, समय लगता था। जो आंकड़ा उससे है, ज्यादा समय हमने जो लगाने का काम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मुझे इंटरव्यू में बताया है, उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर हम बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी अलग है। आप मानिए, सच्चाई है 8-10 के आसपास। मैं यकीन मानिए, नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। आप जवाबदेही की बात कर रहे थे, मैंने सवाल उठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और जो कह रहा हूं वो दिख रहा है। आप सीएजी ऑडिट करती है। आप सीएजी के ऑडिट के बाद जाकर के आंकड़ों को वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। हम 304 किलोमीटर इनकी अरे मैं इनकी बात से 304 सहमत। किलोमीटर की है, मैं- 304 किलोमीटर पूरी नहीं हुई है। बनवाने वाले पर्यवेक्षक वेदांता पहुंच गए, और उसके बाद आपकी भी बात उसका को श्रेय ले रहे हैं। स्वीकार करता हूं। निशांत साहब, नहीं, बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता निशांत जी। की बात को स्वीकार करता हूं। एक सेकंड, आप लोग शायद समझ नहीं पाए, ये जो हजारों किलोमीटर सड़क बनाने का दावा कर रहे हैं, शायद आप पूछ नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। शायद देश के प्रधानमंत्री जी जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, दूसरी शायद वहां बनवा रहे हो, हिंदुस्तान में नहीं बनवा रहे, उत्तर प्रदेश में नहीं बनवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब इसी उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता ने आपको 80 में से 73 सांसद दिए, तो आप केवल ईमानदारी के साथ अभी दिल पे हाथ रिंग रखने रोड, की बात रिंग कर रहे रोड बनवा थे, देना आप चाहिए। दिल पे भी मत हाथ रखो। आप केवल दिमाग से बता दो कि उत्तर प्रदेश में आपने 2.5 साल में कौन सा काम किया है, कितनी सड़क बनाई। राकेश जी, मैं भी सुनने का मामला रख लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, केंद्र सरकार पैसा अलॉट करने का काम करती है। इससे पहले 33% अलॉटमेंट होता था राज्य के अंश में, हमने आज बढ़ा करके 43% उसको किया है। हर साल उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिला है। इन 2.5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिला है। उसके बावजूद इन्होंने हमेशा विकास के लिए धन का कमी का रोना रोया है। समाजवादी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश अखिलेश के यादव विकास तो को कहते लेकर हैं के- कि जीएसटी लागू होगा तो 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। एक मिनट, राकेश जी केवल को एक सवाल इसके- पूछना इसके चाहता हूं। बाद आप, ठीक ठीक चलिए। मैं कह रहा हूं, आप नहीं, दोनों लोग अरे, मिलजुल कर पूछते भाई, रहिए। देखिए, ये सवाल हमसे आप- पूछने का समय नहीं नहीं, है। नहीं, ये त्रिपाठी सवाल जी, मुख्यमंत्री से चलिए, पूछेगा। आपके चुनाव पार्टी- विधानसभा का है। सुनिए जी, चुनाव आप दोनों विधानसभा साथ का है। हैं, जब आप जवाबदेही दोनों साथ आपकी है। पूछ रहे हैं तो आपत्ति है। उनके साथी से बात कर लूं, उनके साथी, हमको- उनके साथी, हमको ही बोले- बात देखिए, दूर का सवाल है ये दूर का सवाल है, उनके साथी। बहुत त्रिपाठी बढ़िया। जी, जितेंद्र जी, ये अपनी जिम्मेदारी से ये कह के बच नहीं सकते। जितेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल, इन्होंने अपनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातें, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप सत्ता में आते हैं तो पूरे प्रदेश में पार्क बनवाना शुरू कर देते हैं, क्या बुराई है? और उस पार्क में जो हाथी खड़े हैं वो आज भी खड़े हैं, और जो बैठे हैं आज भी बैठे हैं। ये आरोप इनके मुख्यमंत्री का है। अरे ठीक है, उनका आरोप हाथी जो बना है पत्थर को तो खड़ा होगा तो खड़ा ही रहेगा, बैठा होगा। आपने क्या कर दिया? मेट्रो इनकम्प्लीट, एक्सप्रेसवे इनकम्प्लीट, मेदांता अस्पताल इनकम्प्लीट, आईटी हब इनकम्प्लीट, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम इनकम्प्लीट, और जितना विकास हुआ है और सारे पार्क कंप्लीट, सारे पार्क तो कंप्लीट सारे नहीं है। आप बताइए जो इनकम्प्लीट है, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन ये जो सुनिए, पार्क मेरी है, बात सुनिए। पार्क के अलावा देखिए, बहुत देर बाद मुझे मौका जी। दिया, मुझे बोलने दीजिए। जी। मुझे इनसे भी बात करनी है, इनसे भी बात करनी है। जी बताएं।
जितना विकास, क्या आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश सिर्फ सफाई है? जितना विकास हुआ है सिर्फ सफाई में हुआ है। मेडिकल कॉलेज सफाई में, पैरा मेडिकल कॉलेज सफाई में, एयरपोर्ट सफाई में, क्रिकेट स्टेडियम सफाई में, हॉस्टल सफाई में, इंजीनियरिंग कॉलेज सफाई में। क्या ये गांव ये डिजर्व करता था कि वहां इतना काम हो? ये सब काम बहराइच में क्यों नहीं हुआ? ये काम सिद्धार्थनगर में क्यों नहीं हुआ? बनारस में क्यों नहीं हुआ? बादलपुर में क्यों नहीं हुआ? बादलपुर में क्यों नहीं हुआ? बादलपुर में क्यों करते हैं? वहां तो काम नहीं हुआ ना, वो अपने नेता के गांव का नाम भी नहीं जान रहे जी। सफाई और बादलपुर के चक्कर में तो आज गाजीपुर से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ इनका जवाब देना दीजिए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन के आए तो देश के लोगों को न जाने क्या क्या सपने दिखाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एसआईटी बना दी, पूरे भारत को बता रहे हैं कि मैंने बना दी, वो जबकि आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, वो एसआईटी नहीं। जी पहले कैबिनेट में भाई मुझे बोलने दीजिए, 1.5 साल तक इन्होंने पेंडिंग रखने का काम किया। बोले एसआईटी बना दी, फिर जनता से झूठ बोला कि हम काला धन 100 दिन के अंदर वापस लाएंगे। आया क्या? 60,000 करोड़ रुपए वापस आ चुका है। 60,000 करोड़ रुपए जिम्मेदारी से बोलिए। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। काले धन को लेकर बात चल रही है, बड़ा व्यापक मुद्दा है और बड़ा चर्चित मुद्दा है और हर देश के नागरिक की निगाह उसके पास है कि जिस काले धन का जिक्र किया जा रहा था वो काला धन कहां है? सारा धन बैंकों में वापस आ गया, सारा धन बैंकों में वापस आ गया। राकेश जी आप इसकी बात मत कीजिए क्योंकि अभी भी चुनाव आयोग ने कई 100 करोड़ रुपए पकड़ा है और अगर काला धन वापस आ गया बैंकों में तो चुनाव में, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, तो ये कई करोड़ों रुपए कहां से आ रहा है तो काला धन ही। तो काला धन कहां गया? फिर काला धन व्यवस्था में आज भी है और बैंकों से पैसा लेकर ने दीजिए फिर से व्यवस्था में आ जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक चेहरा है पॉपुलर मेरठी जो कई साल से टिकट मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं पाया। एक बार उनके दर्द और मर्म को सुन लें, उसके बाद चर्चा करते हैं। दोस्तों पॉपुलर मेरठी हाजिर है इस चुनावी दंगल में और देखिए मैं भी लगा हुआ हूँ टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तक टिकट नहीं मिला है। कि देखें कि मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और हुनर परस्त हूँ हर साई बेहुनर की कसम, हुनर परस्त हूँ हर साई बेहुनर की कसम, फिराको जोश की असगर की और जिगर की कसम, फिराको जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिम शहबाजो पॉपुलर की कसम, हिलालो नाजिम शहबाजो पॉपुलर की कसम। मैं काम आऊँगा शायर बिरादरी के लिए, मैं काम आऊँगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए दिला दो। लफंगो लुच्चों का, देखिए 4 पंक्ति देखें कि लफंगो लुच्चों का हाथों में हाथ लेके चलो, लफंगो लुच्चों का हाथों में हाथ लेके चलो, बने हो दूल्हा तो पूरी बारात लेके चलो, बने हो दूल्हा तो पूरी बारात लेके चलो। शरीफ लोग इलेक्शन नहीं जिता सकते, शरीफ लोग इलेक्शन नहीं जिता सकते, जो जीतना हो तो गुंडों को साथ लेके चलो। तो सुनते ही मैं तो शजदरो हैरान रह गया, सुनते ही मैं तो शजदरो हैरान रह गया, इस तस्करे को रात गनी की बारात में, सुनते ही मैं तो शजदरो हैरान रह गया, इस तस्करे को रात गनी की बारात में। महंगाई रहजनी व तशद्दुद है इसलिए, महंगाई रहजनी व तशद्दुद है इसलिए, है मुल्क की बागडोर चमचों के हाथ में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पॉपुलर मेरठी साहब ने कुछ बातें रखी हैं जो हर चुनाव में जीवंत होती हैं। हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी के नेता जितेंद्र साहब हैं। जितेंद्र साहब,
मैंने सुना है कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की नेता कानून व्यवस्था को लेकर हरदम बोलती हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिन पार्टी पर लगातार आप जिन चेहरों के जरिए आरोप लगाती रही हैं, आप ही की पार्टी ने अंसारी बंधुओं को अपनी पार्टी में ले लिया और अंसारी रूपी जहर पी लिया? क्यों? देखिए, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी कौमी एकता दल का हमारी पार्टी में विलय हुआ, उनको हमने साथ ले लिया जी। बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। कोई शपथ पत्र लिखवाया नहीं, कि अब किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे? सुनिए तो मेरी बात, शपथ पत्र और क्या लिखवाया वो तो वहां अंदर की बात है। यही जब इनके साथ थे तब किसी को दिक्कत नहीं थी। जब इनके चाचा ने गले लगाया था और पिताजी ने आशीर्वाद दिया था तब दिक्कत। ये कौन सा जवाब है? जवाब दे रहा हूं। उनके साथ थे तो बुरे थे, मेरे साथ है तो अच्छे हो गए। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन किस पार्टी में नहीं है? किस पार्टी में? रामेश्वर यादव के पास 36 केस हैं, इनके अशोक चंदेल के पास 32 केस है, हमीरपुर से चुनाव लड़ रहा है। जोगेंद्र यादव, तो ये हम मान लेते हैं, ये हम स्वीकार कर लेते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई चाल चरित्र चेहरा कोई अंत नहीं निकलेगा। ये मान लेते हैं, बिल्कुल। ये भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। इनके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। मेरा सवाल आपसे, डीपी यादव साहब को पिछले चुनाव में डीपी यादव साहब को अखिलेश यादव ने नहीं लिया और बड़े जोर शोर के साथ जब डीपी यादव ने कहा कि अखिलेश बच्चा है, जब अखिलेश ने विरोध किया तो उन्होंने कहा बच्चा है लेकिन आपको आने नहीं देगा, और नहीं आए तो एक संकेत, एक संदेश गया कि अखिलेश अपराधियों के खिलाफ हैं और अपराधियों का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते। लेकिन मुख्तार अंसारी के नाम का जिक्र अखिलेश की किसी पार्टी में हम नहीं देख रहे हैं। क्यों? डर लगता है? एक चीज, चुनावी डर लगता है? मैं जवाब दे रहा हूं। अल्पसंख्यक वोटों का डर लगता है? नहीं, मुझे, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी जाति धर्म क्षेत्र पर राजनीति नहीं करती है। दूसरी चीज, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, अब सुन लो, सुन लेते। माननीय, अब इसका कोई मीटर तो आता नहीं है कि कौन सच बोल रहा है, माननीय कौन झूठ अखिलेश बोल रहा है। यादव जी जरा ने, आप सुन लीजिए, जनता है सब जानती है, सुन लीजिए, बताएं। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में कहा कि हम डीपी यादव जैसे अपराधियों के साथ राजनीति नहीं करेंगे, उनको नहीं आने देंगे। जी। जहां तक सवाल अभी बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित नेता ने कहा कि जब हमारे साथ थे तो अच्छे थे, इनके साथ हो गए तो लोग सवाल उठाने लगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपराध की तरफ नहीं। हमने कहा हम अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के बीच नहीं जाएंगे, हम कामों को लेकर के जाएंगे, विकास के नाम पर जाएंगे। विजय सिंह माफिया है। अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव ने अपनी किसी भी राजनीतिक सभा में मुख्तार अंसारी के बीएसपी में विलय का विरोध क्यों नहीं किया, मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने एक सवाल और किया कि मुख्यमंत्री जी ने जब नहीं स्वीकार किया तो चाचा ने स्वीकार किया। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कह सकता हूं, जब चाचा ने स्वीकार किया तब भी हमारे नेता अखिलेश यादव ने चाचा का विरोध किया, पार्टी से लड़े, लेकिन उन्होंने कहा हम अपराधियों के साथ नहीं जाएंगे। क्या विरोध किया? एक चीज और भाई, ये सही है, चाचा का क्या विरोध किया? चाचा को पार्टी से निकाल देते। उन्होंने चाचा ने आस्था जताई, चाचा समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक एक सवाल और 1 मिनट में उत्तर देके खत्म करूंगा। जी बताएं। क्योंकि अगर शायद कुछ अपराधियों को पता लग गया कि मायावती जी के पास जाने से माफी मिल जाती है, न्यायालय दे या ना दे, लेकिन अगर ये बात चुनाव से पहले पता लग गई होती तो उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी वही होते। वहां तो आप कुछ बोलेंगे? आपके मित्र नाराज होने की बात है। मैं पहले राकेश त्रिपाठी जी की बात, राकेश त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि यूपी की बात हो रही है, इसमें मोदी जी को क्यों ला रहे हैं? अरे भाई, मुझे तो लग रहा है मोदी जी मुख्यमंत्री के लिए भी दावेदार हैं। जिस तरह से हर जगह वो प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई नेता ही हमें नहीं लग रहा है। 200 के आसपास, 200 के आसपास नेता, 200 के आसपास प्रदेश का चुनाव है। 1 मिनट सुन लीजिएगा, चुनाव है तो रोज मोदी जी यहाँ क्या कर रहे हैं? 200 के आसपास बाहर प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। राकेश भाई, लखनऊ शहर में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी 3 नेता अभी बाहर से आए हैं, तो इनके पास तो नेताओं का बड़ा अभाव है भाई। ये बड़ा सवाल है कि आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और बहुत सारे नेता
बहुत सारे नेता आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए और आज की ताजा खबर आपके झटके के लिए, आपकी एक केंद्रीय मंत्री बीएसपी में शामिल हो गए। ये क्या हो क्या रहा है? आज ये केंद्रीय प्रश्न मनोज जी हटते था। राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य के एक कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर बीएसपी में शामिल हो गए। जी सारा समय जानबूझकर आप बोलिए, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। ये प्रश्न मुझसे था, आपके पास चेहरा क्यों नहीं? मैं जवाब दे रहा हूं। आपके पास चेहरा क्यों नहीं? आपके पास चेहरा क्यों नहीं? चेहरा हमारे चेहरा क्यों नहीं? मुझे ये चीज बता दीजिए कि अगर मंत्री हमारा गया तो जवाब ये कैसे देंगे? भाई हमारा गया तो हम देंगे ना। चेहरा हमसे पूछिए, हम जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ किसी नेता का लड़का ही मुख्यमंत्री होगा ये तय नहीं है, किसी नेता का लड़का ही प्रधानमंत्री होगा ये तय नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होता है। चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पूछते थे, और जब आप देश का चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और नेता पूछते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाते हैं तो कहते हैं कि उम्मीदवार नहीं है। इसका उत्तर प्रश्न उससे मैं जवाब दे देता हूं। आपको कह रहा हूं। देखिए बहुत अच्छी बात है। जवाब देने दीजिए वरना आरोप लगा देंगे। बहुत अच्छी बात जवाब देने दीजिए वरना आरोप लगा देंगे। देखिए आप दो प्रत्याशी बुलाएंगे गठबंधन के, आरोप पहले ही है, उसके बाद ज्यादा समय देंगे तो बिल्कुल आरोप लगाएंगे हम। देखिए बहुत साफ स्पष्ट है। हम एक मिनट, एक सेकंड, मैं 2 सेकंड में। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जवाबदेही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की है। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन इनका रहा है, इसलिए प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा है और जवाब देने की जिम्मेदारी इनकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुद्दा पर प्रश्न उत्तर प्रदेश में लेकिन राकेश जी, उत्तर प्रदेश मैंने जब केंद्रीय मुद्दों पर बात पूछी तो आपने भी उस समय जवाब नहीं दिया, जवाबदेही के बारे में जिक्र नहीं किया। चाहे किसानों का मुद्दा हो, सूखे का मुद्दा हो, रिंग रोड का मुद्दा हो, मुद्दों पर चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश आज अपराध की जितेंद्र जी, धमकी मिल रही है, पत्रकार को धमकी मिल रही है। जितेंद्र कम से कम पत्रकारों के हक के लिए राकेश जी से 2.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, कोई जिम्मेदारी नहीं। दुनिया भर के वादे गंगा साफ कर देंगे। घोषणा पत्र में कहीं था कि नोटबंदी आएगी, बाढ़ वाला नोटबंदी में हम पैसा खर्च करें तो पैसा। अरे सुनिए, नहीं अभी मेरा भाई मुझे बोले रिकमेंडेशन है, एसआईटी की रिकमेंडेशन के आधार पर नोटबंदी हुई है। ऊपर सुनिए जैसा बिहार चुनाव में हुआ था, मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, अभी फिर संघ वाले बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। ये घोषणा नोटबंदी और आरक्षण दो बड़े मुद्दे हैं और इसका जवाब नेता नहीं दे सकते, जनता देगी। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जनता से पूछेंगे कि नोटबंदी को लेकर और आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या मानते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी पर और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, और तमाम मुद्दों के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं, सच्चिदानंद जी। वो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए सच्चिदानंद जी। मैं ये कहना चाहता हूं पहली बात जी कि सरकार इनकी बने, सरकार इनकी बने जी। मैं विधानसभा 175 कैंट का प्रत्याशी हूं जी, और मैं केवल एक चीज, अगर आप विकास की बात करते हैं जी, तो ऐसी विकास की नीति जिससे रोजगार खत्म होता हो। इसी हजरतगंज के पीछे गली और नालियां और सड़क और नालियां बजाती हो और कॉलोनी के पार कूड़े का ढेर बनते हो, तो कौन सा विकास है? हम केवल 2 मुद्दों पे चुनाव लड़ने आए। पहला यह कि विकास की ऐसी नीति बने जिससे हर परिवार में कम से कम एक रोजगार दिया जाए, जिससे भूखे पेट की आग बुझे।
और दूसरा विकास की ऐसी नीति बने जिससे हमारी गली की नालियां जो बदबदा रही हैं और जो पार कूड़े का ढेर बन रहे हैं वो साफ सुथरे हों, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है। ये बड़ी बात, निःशुल्क सफाई हो। ये बड़ी बात सच्चिदानंद जी ने कही है, जो कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में गए। नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से विधानसभा कैंट 175 के प्रत्याशी हैं। लड़ रहे हैं और बड़े आधा मिनट मैं लूंगा। दूसरी बात, मैं जनता से केवल एक अपील करना चाहता हूं कि नीतियां और आंकड़े और जुमलेबाजी की ये राजनीति तो है, लेकिन विधानसभा में क्या हमारी बहन अपर्णा यादव जी को अगर आप जिता के भेजते हैं तो क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो जेठ हैं उनसे किसी मुद्दे पे वो सवाल पूछ पाएंगी, या नीतियों का, गलत नीतियों का? क्यों नहीं पूछ पाएंगे? ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मैं लोगों से पूछूंगा और पूछने का जिक्र करूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है। सबसे पहला सवाल, जिस उत्तर प्रदेश ने आपको 73 सांसद दिए, उस उत्तर प्रदेश का एक लाल कि कुछ महीनों से लगातार लापता है, नजीब, वो कहां है? इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से आप कोई जवाब मांग पाएंगे? एक सवाल और, उस नजीब की मां को लात घूसों से मारा गया। अरे आगे बोलिए। और दूसरा सवाल ये कि आए 2000 के छुट्टे आप दे पाएंगे? कहा जा रहा है अब? देखिए, मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे कि 2000 की नोट छुपा कर रख लीजिए, यहां से बाहर निकलते ही आपके साथ लूट हो सकती है। और इसी लखनऊ में एटीएम लूट कांड के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 दिन में खुलासा हो जाएगा। 15 महीने बीत गए, अब तक खुलासा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का इकबाल समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी से है कि काला धन जो वापसी की बात हुई थी लोकसभा चुनाव में आने से पहले, काला धन आएगा और ऐसा होगा, लेकिन जो अभी नोटबंदी हुई है उससे काला धन कैसे वापस आया ये समझाइए। और जो बैंकों में बड़ा ऋण जो है से पूंजीपतियों के पास था, वो जो है, बताइए। देखिए, मैं जवाब दे देता हूं, आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं। पहले एक एक प्रश्न का जवाब दे देता हूं। पहले आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं। देखिए, आज बजट को आपने ध्यान से यदि सुना होता तो आपके प्रश्न का जवाब बजट से मिल गया था। 4.25 लाख करोड़ ऐसे हैं जिनके खातों से पता नहीं चल रहा है कि ये राशि किसकी है। इंतजार करिए, वो खुलासा भी होगा। इनकम टैक्स की नोटिस पहुंचना शुरू हो गई है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हो, बीजेपी पार्टी धार्मिक सहिष्णुता की बात करती है, उसके बाद किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारती। ये कहां की धार्मिकता है? 403 में से किसी को टिकट। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मण कौन, ठाकुर कौन, बनिया कौन, मुस्लिम कौन, हिंदू कौन, बौद्ध कौन, हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए संकल्पवान प्रत्याशी जिताएंगे। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, पारसी हो या जैन हो, विकास के लिए संकल्पवान हो। ये बताइए कि मोदी जी ने जो ये कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं, किसान मर रहे हैं। और जो नोट के बदले जो लोग जो लाइन में लगे थे, उसके बदले करीब 200 से ज्यादा जो मौतें हो गई। क्या यही उपलब्धियां आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेके आएंगे? यही उपलब्धियां नहीं? केवल जवाहर बाग में 29 लोग मर गए, उसका जवाब समाजवादी पार्टी से पूछिए। और नोटबंदी में आप जिन मृत्यु का हवाला दे रहे हैं, ये राकेश जी, ये पूछना चाहूंगा, राकेश जी, ये पूछना चाहूंगा, जो आप गठबंधन करते रहते हैं, पहली बात तो झूठ बहुत बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उसके बाद कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी के आरोप पूछिए, आरोप पर लगाइए, आप प्रश्न पूछिए। आप नेवले का गठबंधन करके बैठे हो, इस पे कब जवाब दोगे? चलिए समाजवादी पार्टी से खोलिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन से मेरा एक सवाल है भैया। 2014 के चुनाव में हम लोग भाजपा को वोट किए और 2 करोड़ वैकेंसियों के लिए हम लोग इंतजार करते रहे। अब तो मुझे जुमला लगा है, लेकिन आप बताइए आपकी किस नीतियों की वजह से हम लोग आपसे जुड़े हैं? आप कहे थे कि 24 घंटे हम बिजली गांवों को देंगे, हमारे यहाँ 18 घंटे बिजली मिल रही है। क्यों है? जवाब। मेरा सवाल गठबंधन से है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवाज के पीछे एक लड़की रेप करके फेंकी जाती है और आज तक उसके अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए? महिला सुरक्षा को लेकर क्या? सर, मेरे 2 सवाल हैं, एक सपा से है और एक बीजेपी से है। पहला सवाल सपा से मेरा ये है कि ये यूपी में इलेक्शन विकास के नाम पे लड़ रहे हैं और इनका काम बोल रहा है। तो मेरा सवाल किसान वर्ग के लिए है, किसान वर्ग के लिए इनका विकास का क्या मापदंड है? और दूसरा सवाल मेरा बीजेपी से है। नहीं, मैं एक क्वेश्चन मेरा बीजेपी से हो जाए। हालांकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 2/3 कृषि पे आश्रित है, और मैं किसानों के आत्महत्या के मुद्दे को उठाना चाहता हूं
एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 सालों में 42% आत्महत्या का ग्राफ बढ़ा है बीजेपी शासन में। और सबसे पहले आपने किसानों की समस्या को उठाया है। मुझे लगता है कि देश का युवा यदि किसान के बारे में सोच रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस बात को कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने फसल बीमा योजना लागू करके किसानों के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। हमारे सम्मानित साथी ने कहा कि कम से कम हम बताएं कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। हमने किसानों के लिए वो व्यवस्था की जो पिछली सरकार में किसान लाठी खाता था, बीज नहीं पाता था, उसकी व्यवस्था की है एक। और जब बुंदेलखंड पिछड़ गया, बुंदेलखंड को पानी की जरूरत थी, भुखमरी से लड़ रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ने पानी के नाम पे खाली डिब्बे वाली ट्रेन भेज दी, तब हमने बुंदेलखंड के लोगों की मदद की है। कुछ भी हिसाब नहीं किया। अखिलेश भैया ने यहाँ पे गोमती रिवर फंड बनाया, जो बसपा बीजेपी सब जाते हैं वहाँ पे सेल्फी लेते। हाँ बताएं। हमारा सवाल बीएसपी से है, बीएसपी के त्रिपाठी जी से है। कहाँ फंसा अभी एक मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि जिसमें मायावती जी ने कहा है कि 2014 का वीडियो है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने अपने वोट ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या अभी भी अघोषित? चलिए आप बताइए क्या कहना। सर मेरा सवाल बीएसपी से है। आपकी जो बहन मायावती जी हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ अपना सवाल पूछना चाहूंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पे राज किया है, ठीक है, और महिलाओं के लिए उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक भी कानून नहीं बनाए, एक भी कार्य नहीं किए। इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी से तमाम तरह की चीजें थी, लोगों के जवाब थे, लोगों के सवाल थे, जवाब देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का मर्म, लखनऊ का दर्द क्या है, ये आपने देखा। आने वाले समय में 11 तारीख को यह तय होगा कि यहां की जनता किसे चाहती है और किसका तिरस्कार करेगी। फिलहाल इस दंगल में इतना ही। अगला दंगल हम आपको दिखाएंगे कल रायबरेली में। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।